हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दावले और आप देख रहे हैं यशवनी विज्ञान चैनल। यशवनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे हाइड्रोजन परमाणु मॉडल के ऊपर बनाया गया बोर का परमाणु सिद्धांत। ठीक ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के साथ में। बोर का परमाणु मॉडल। तो सबसे पहले बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने 1913 में प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसकी मुख्य परिकल्पनाएं निम्नलिखित हैं। जिसमें सबसे पहली परिकल्पना, परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थायी ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं। ये वृत्ताकार होती हैं। इन्हें कक्षा या ऑर्बिट कहा जाता है। इन्हें हम देख लेते हैं। स्थायी वृत्ताकार कक्षाएं दिख रही हैं। बीचों बीच में नाभिक वाला पॉइंट है। इसके बाद कक्षा, प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, फिर इसके बाद तृतीय कक्षा, चतुर्थ कक्षा यहाँ पर दिख रही है हमें। तो ये कक्षाएं जो होती हैं वो वास्तव में स्थायी कक्षाएं के नाम से जानी जाती हैं। सेकंड नंबर पर देख पाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। 2 बार लिखा गया है। तो इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उन्हें चक्कर लगाने का तरीका क्या है? इलेक्ट्रॉन इन कक्षा में भ्रमण करता है, घूमता है। तो हम देख लेते हैं किस प्रकार। यहाँ देख पा रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से यहाँ पर मूव कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि नील्स बोर ने कि इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, अर्थात इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं, अर्थात इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता है। जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वास्तव में जो भी इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में घूम रहा है, उसका जो भ्रमण कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके कोणीय संवेग का मान यहाँ पर h/2π के सरल गुणक में ही होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। अगले बिंदु में हम देख पा रहे हैं, ऐसा देख पाएंगे। यहाँ देखेंगे हम, केवल उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का सरल गुणक होता है, अर्थात h/2π का सरल गुणक ही होना चाहिए, तभी वह उसी कक्षा में घूम सकता है। कोणीय संवेग का मान h/2π होना जरूरी है। चौथे बिंदु को देखते हैं, नाभिक के निकटतम कक्षा की ऊर्जा निम्नतम होती है। इसे n=1 से या k से संकेत द्वारा दर्शाते हैं। इसी प्रकार आगे n=2, 3, 4 तथा इन्हें l, m, n आदि संकेत के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। इस प्रकार से बोर ने ये बताया। चलिए देखते हैं। यहाँ देख पाएंगे आप, ये इसका न्यूक्लियस है, नाभिक है। ये सेंटर में यहाँ पर लिखा गया है, ये नाभिक है इसका। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मौजूद होती है, जिसके कारण उसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान होता है। ये पर्पल बैगनी रंग की जो बनी हुई है वह देखेंगे आप, तो ये n=1 कक्षा है और n=1 के लिए बोर ने के नाम दिया है, कैपिटल। यहाँ n=2 है, ये सेकंड नंबर पर लाइट ब्लू में n=2, इसके लिए कैपिटल L नाम दिया गया है। और ब्लू लाइन जो दिख रही है आपको, n=3 है, वह कैपिटल M से प्रदर्शित किया गया। और रेड कलर की जो लाइन है वह n=4, ठीक, इसके लिए उन्होंने कैपिटल M नाम दिया गया। यदि और भी कक्षा यहाँ पर होती तो हम अगली कक्षा को n=5 नाम दे देते यहाँ पर, और M के बाद O इसे नाम दे देते। तो इस प्रकार से ये कक्षाएं भी आगे बढ़ती चली जाती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम जो होता है, बोर ने जो दिया है इलेक्ट्रॉन भरने का जो सीरियलिटी दी है, उन्होंने जो नाम दिया है, वो इस सूत्र दिया है उन्होंने 2n² के आधार पर। इसे हम स्मॉल
2n² के आधार पर देख सकते हैं। 2n² के आधार से सूत्र भरने से इलेक्ट्रॉन भरने से तात्पर्य होगा कि n बराबर पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, 2n का मान यदि मैं 1 रख दूं यहाँ पर, स्क्वायर करता हूं तो यहाँ पर 2 ही कैलकुलेट होकर आएगा, अर्थात पहली कक्षा में केवल यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ही हम भर सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे हो सकते हैं, ठीक है, अधिकतम। इसके बाद n बराबर का मान यदि मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ और यहाँ पर इसे कैलकुलेट करता हूँ तो आप देख पाएंगे 2 दूनी 4 और इसमें 2 का गुणा कर देंगे हम तो जो हो जाएगा 8। तो दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन तक हम भर सकते हैं, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया है। तो दूसरी कक्षा में केवल 8 इलेक्ट्रॉन तक ही हम भर सकते हैं। ये इस प्रकार से n² ये 3 का नियम उन्होंने दिया, उसमें n² 2n² का नियम उन्होंने दिया है। इसमें तीसरी कक्षा में हम इलेक्ट्रॉन भरना चाहें, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, अर्थात तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन तक हम भर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनका 2n² नियम है, जो उन्होंने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या बताई, किसी कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो भी उन्होंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। अब पांचवा बिंदु हम देख लेते हैं। पांचवें बिंदु में इलेक्ट्रॉन को बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने पर यह उच्च कक्षा में चला जाता है तथा ऊर्जा उत्सर्जित होने पर यह वापस निम्नतम कक्षा में आ जाता है। ऐसा किस प्रकार से होता है हम देख सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा स्तर 1 से, जैसे कि यहाँ ऊर्जा स्तर 1 ये है, तो ऊर्जा स्तर 1 अर्थात एक ऊर्जा स्तर से उसे दूसरे ऊर्जा स्तर पर जाना है, यहाँ पर जाना है, संकरण अवस्था पर जाना है, n बराबर 2 ऊर्जा स्तर पर जाना है, तो इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी ग्रहण करना पड़ेगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगी। जो भी एनर्जी ये ग्रहण करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा, वो क्वांटा के रूप में होगी। किसके रूप में होगी? क्वांटा के रूप में एनर्जी होगी। जो क्वांटा के रूप में एनर्जी को ग्रहण करेगा, ठीक है ना, वो उसकी अवशोषित होने वाली ऊर्जा होगी, ठीक। और जिस समय इलेक्ट्रॉन अपने सेकंड ऊर्जा स्तर से वापस निम्नतम ऊर्जा स्तर पर लौटेगा, तो वह कुछ ऊर्जा निष्कासित कर देगा या उत्सर्जित कर देगा। यह उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा भी वास्तव में क्वांटा के रूप में ही सम्मिलित होगी, क्वांटा के रूप में ही उत्सर्जित होगी। तो जितनी भी ऊर्जा जो ग्रहण करेगा वो क्वांटा के रूप में होगी, और जितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा वह भी क्वांटा के रूप में ही होगी, क्योंकि क्वांटम वास्तव में क्वांटा एक ऊर्जा का फोटोन है, मतलब बंडल है, जिसे वो ग्रहण करता है और उतनी ऊर्जा व्यवहार त्याग भी सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगे इसी क्रम में वीडियो 11th क्लास केमिस्ट्री के मिलने वाले हैं और मज़ेदार वीडियो मिलने वाले हैं, और अच्छे सरल तरीके से मैं इन्हें पढ़ा रहा हूँ। तो आप जुड़े रहिए। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा।